कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अभी लेसन 4 के अंदर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एंड जो लेसन 1, 2 एंड 3 है उसके अंदर हमने 1 जनवरी 2019 से लेके 18 जनवरी 2019 तक का जो भी करंट अफेयर का मैटर था, जो भी हमारे डेली न्यूज़ थी, जो भी फैक्ट्स थे, तो वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है हमारे पास आईसीसी से रिलेटेड। तो आईसीसी आपको भी जैसे पता होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी जो फुल फॉर्म है। तो आईसीसी ने यहाँ पर यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यहाँ पर 150th मेंबर यहाँ पर आईसीसी का यहाँ पर चुन लिया है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने इतने सारे क्रिकेट मैचेस वगैरह आप देखते होंगे, आईपीएल वगैरह, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि यूएसए की भी कोई टीम वहाँ पर खेल रही है। ठीक है, तो यूएसए आईसीसी का मेंबर नहीं था एंड वहाँ की कोई ऐसी टीम भी नहीं थी जो कि उनको इतने अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट करे। जैसे इंडिया है, तो इंडिया की क्रिकेट के अंदर एक्सपर्टाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की भी हर जगह यहाँ पर टीम जाती है। जैसे फीफा के अंदर आप देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की वहाँ पर टीम आती है, लेकिन इंडिया की इतनी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस रही है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो आईसीसी ने यहाँ पर यूएसए को यहाँ पर नॉमिनेट किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री को अभी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है यूएसए को नॉमिनेट किया गया है। एंड आईसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एंड जो आईसीसी के चेयरमैन हैं तो वो आपको पता होना चाहिए वो चेयरमैन कौन है। जो शशांक मनोहर जी हैं, तो वो आईसीसी के यहाँ पर चेयरमैन हैं। एंड इसका जो नाम बना था, ठीक है, ये सबसे पहले कब बना था, यहाँ पर 1909 के अंदर इसको फाउंडेशन इसकी रखी गई थी। और जब आईसीसी बना था तो उसकी फुल फॉर्म क्या थी, मतलब उसको किस नाम से जाना जाता था, तो वो था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको वहाँ पर जाना जाता था। कब, 1909 के अंदर। और इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया 1965 के अंदर। और अभी जो नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, तो ये नाम कब रखा गया इसका, 1989 के अंदर इसका ये नाम रखा गया। ठीक है, तो आपको मेनली बस ये याद रखना चाहिए कि 1909 के अंदर इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इसका जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, शशांक मनोहर जी इसके करंट चेयरमैन है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास तमिलनाडु से रिलेटेड। तो तमिलनाडु यहाँ पर जल्लीकट्टू फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो बेसिकली जैसे कि आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वहाँ पर जो मूवी है वो देखी होगी, जिसके अंदर जो बुल रेसिंग की जाती है स्पेन के अंदर, जो लास्ट सीन होता है वहाँ का, तो वैसे ही तमिलनाडु के अंदर सीन होता है कि यहाँ पर जो बेल है उनको वहाँ पर छोड़ा जाता है, देन लोग भागते हैं। ठीक है, इनमें बेल भी बहुत हर्ट होते हैं, लोग भी बहुत हर्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर इसको बैन कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है या कहाँ कहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूनेस्को से रिलेटेड। तो यूनेस्को ने अभी क्या किया, जो रियो डू जेनेरियो है, ठीक है, तो ये ब्राज़ील की सिटी है, तो इसको यहाँ पर जो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है 2020 के लिए। एंड ये फर्स्ट वर्ल्ड की कैपिटल है आर्किटेक्चर के लिए। आर्किटेक्चर के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। उनके मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको, बाकी नाम इनके कुछ बहुत ज़्यादा अजीब से हैं। तो आर्ट नोवे यू, इसके अलावा म्यूज़ियम ऑफ टुमारो, तो ऐसी कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, तो जिनका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर यूनेस्को की तरफ से इसको यहाँ पर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वेव वंडर वुमेन को रिलेटेड। तो वेव वंडर वुमेन क्या है, तो एक कैंपेन था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसका एम क्या था, तो इट aims to discover and celebrate the exceptional achievement of women who has been driving positive social agenda through the social media। ठीक है, तो इसके द्वारा ऐसी वुमेन को यहाँ पर फाइंड करना था जो सोशल मीडिया के द्वारा, जो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके द्वारा यहाँ पर एक सोशल चेंज समाज के अंदर लेके आ रही हो। मतलब सोशल मीडिया के द्वारा समाज के अंदर कोई अच्छा चेंज लेके आ रहा है, तो उसके उन लोगों को फाइंड करने के लिए, उन लोगों में भी मेनली किसको, वुमेन को यहाँ पर फाइंड करने के लिए कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम है वेव वंडर वुमेन। एंड ये कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया था, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एडल्टमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके जो लास्ट लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि इसके जो रिपोर्ट निकली थी उसके द्वारा इंडिया की यहाँ पर क्या रैंकिंग है। तो इंडिया इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड नेशन ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू
बिजनेस एंड एनजीओज एंड मीडिया। तो जब भी गवर्नेंस की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, फिर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती हैं, इसके अलावा मीडिया की बात आती है, तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट है लोगों को, ठीक है। तो उसलिए इंडिया इस रैंकिंग के अंदर यहाँ पर फर्स्ट आया था। एंड ये इंडेक्स किसके द्वारा दी जाती है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडेक्स दी जाती है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के द्वारा ही यहाँ पर जो इंडेक्स है वो यहाँ पर दी जाती है। एंड चाइना ने भी यहाँ पर टॉप किया है, लेकिन चाइना ने किस सेक्शन के अंदर यहाँ पर टॉप किया है, तो चाइना ने जो टॉप किया है वो किया है यहाँ पर इन्फॉर्म्ड पब्लिक एंड द जनरल पॉपुलेशन सेगमेंट के अंदर चाइना ने यहाँ पर टॉप किया है। एंड सेम सेगमेंट के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो है यहाँ पर सेकंड। तो इंडिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया किस रैंकिंग पर था, यहाँ पर चाइना किस रैंकिंग पर था। तो आपको दोनों को देखते हुए यहाँ पर जो इसकी रैंकिंग है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, तो एडलमैन ट्रस्ट के द्वारा ही ये यहाँ पर जो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट है ये यहाँ पर निकाली जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्वाटेमाला से रिलेटेड। तो ग्वाटेमाला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन की एंटी करप्शन कमीशन थी उससे यहाँ पर ये बाहर चले गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्वाटेमाला ही ऐसी कंट्री थी जो अभी बाहर निकली है इससे। एंड ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ती है ग्वाटेमाला, तो आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका की ये कंट्री है। तो आपको पता होना चाहिए ग्वाटेमाला के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 25 जनवरी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया था कि डे बेस्ड भी यहाँ पर हम उसकी थीम वगैरह देखेंगे। तो 25 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। एंड नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। एंड मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वहाँ पर। एंड वहाँ पर 3 मेंबर काम करते हैं। एंड जो सुनील अरोड़ा जी है वो अभी 23rd जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बने हैं, वो सब मैंने आपको लास्ट लेसन्स के अंदर बता दिया था। तो जो 2019 का जो नेशनल वोटर्स डे था, तो उसका स्लोगन क्या था, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी जो वोटर है उसको वहाँ पर पीछे नहीं रहना चाहिए। जो एक डेमोक्रेसी, जो एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है डेमोक्रेसी का, जैसा कि आपको पता होगा इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो इंडिया का जितने लोग जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उतने तो बहुत सारे लोगों की, मतलब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की पॉपुलेशन भी नहीं होती है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन वैसे नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर चलता है, कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पर। एंड इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो इवन बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं ट्रैवल वाली, वो यहाँ पर पैकेजेस भी जो अलाउ करती है कि आप इंडिया आइए, आपको इंडिया की जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो हम समझाते हैं। देन इतने सारे स्टेट्स के अंदर इतने सारे यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन करवाना, देन वहाँ पर वोटर्स को बिल्कुल गाइड करना। एंड जितने भी वोटर्स हैं, चाहे वो 18 साल के हों, चाहे वो 90 साल के हों, 100 साल के हों, सबको बूथ तक लेके जाना और उनको इंस्पायर करना कि आप अपनी सरकार यहाँ पर चुनिए। तो वो सब काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसलिए ही 2019 का जो स्लोगन था वो था यहाँ पर नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी वोटर यहाँ पर पीछे नहीं छूटना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है पुडुचेरी से रिलेटेड। तो पुडुचेरी एक नया स्टेट यहाँ पर बन गया था जिसने अपने यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक यहाँ पर बैन किया था। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी चल रहा है कि प्लास्टिक को बैन होना चाहिए। एंड इसके अलावा इंडिया के अंदर लगभग 18 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने भी अपने यहाँ पर जो प्लास्टिक बैन है वो वहाँ पर चालू किया हुआ है, जिसके अंदर सिक्किम एंड सिक्किम आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है इंडिया का। एंड सिक्किम ही ऐसा पहला स्टेट है जिसने 1998 के अंदर ही जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको वहाँ पर बैन कर दिया था। एंड अभी रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने लाल किले से भी अपनी स्पीच के अंदर ये बोला था कि 2022 तक हमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन द सेंस जिसको हम एक बार यूज़ करके बस फेंक देते हैं, जैसे कि डिस्पोजल ग्लासेस हो गए, डिस्पोजल प्लेट्स हो गई जो रेहड़ी वगैरह पे मिलती है, इसके अलावा स्ट्रॉ वगैरह हो गई, तो ये एक बार के अंदर ही यूज़ करके इसको हम फेंक देते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम्प्लीटली हमें फेज आउट करना है 2022 तक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक का जो तरीका हमने जो देखा था, जो इसको अपनाने का जो तरीका था वो हमारा बहुत गलत था। आज आप देखेंगे कि प्लास्टिक दुनिया के हर कोने के अंदर आपको मिल जाएगा। आप जब छोटे थे तब आपने कोई जो ब्रश है वो वहाँ पर यूज़ किया होगा, देन वो ब्रश भी आप कहीं ना कहीं खोजेंगे तो कहीं ना कहीं नेचर के अंदर वो मिल जाएगा। मतलब प्लास्टिक इतना ज़्यादा लंबा चलता है, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो डिग्रेड नहीं किया जा सकता। उसको ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे तो भी 20 से 30 साल उसको लग जाते हैं पूरी तरीके से कंपोज होने में। इसके अलावा अगर उसको आप जलाते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो गैसेज है वो वहाँ पर निकलती है। एंड इंडिया के अंदर भी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है। ईयरली हम लगभग
330 मिलियन यहाँ पर जो 330 मिलियन टन प्लास्टिक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जो इसका तरीका अपनाया है वो बहुत गलत अपनाया है। जब प्लास्टिक निकला था तो एक स्लोगन चला था, यूज़ प्लास्टिक सेव ट्रीज, लेकिन आज उस प्लास्टिक की वजह से कितने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हर्ट हो रहा है, कितने ज़्यादा फ्लोरा की स्पीसीज़, फोना की स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको नुकसान पहुँच रहा है। एंड आए दिन आप सुनते होंगे कि बहुत सारे कैटल्स वगैरह के अंदर 50-50 किलो 60-60 किलो यहाँ पर प्लास्टिक उनके पेट से निकलती है, जिससे उनकी डेथ भी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अलावा बहुत सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज इनिशिएटिव ले रही है कि हम प्लास्टिक को हमारे यहाँ से बैन कर दें। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है आपदा प्रबंधन इन द सेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। यानी हर साल किस तारीख को अनाउंस किया जाता है, तो 23 जनवरी को यहाँ पर ये अनाउंस किया जाता है। उस दिन क्यों अनाउंस किया जाता है, क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी किसको यहाँ पर बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमारे आज़ादी के जो स्ट्रगल था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। एंड तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो आपको इनके लिए याद होने चाहिए। तो एंड इसके अलावा इनको जो अवार्ड मिला था ये कब देखा गया था, तो एनडीआरएफ को ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो इसकी जो टीम है गाजियाबाद के अंदर उनको ये अवार्ड मिला है 2019 के लिए। एंड उनको इस अवार्ड के तहत 51 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो एनडीआरएफ की जो बैटल है गाजियाबाद वाली उसको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास जापान से रिलेटेड। तो जापान ने यहाँ पर जो ग्लोबल इंडेक्स है मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की, तो उसको यहाँ पर टॉप किया है। एंड इंडिया इसके अंदर कौन सी रैंकिंग पर है, तो इंडिया यहाँ पर 79 पोजीशन पर है यहाँ पर। एंड इसके अंदर ऐसा नहीं है ओनली जापान ने ही यहाँ पर टॉप किया है, तो जापान के साथ साथ यहाँ पर कौन सी कंट्रीज, जापान एंड सिंगापुर दोनों ने यहाँ पर कंबाइंडली यहाँ पर टॉप किया है। दोनों की रैंकिंग 1 है। एंड सेकंड नंबर पे कौन कौन है, सेकंड नंबर पर है साउथ कोरिया, जर्मनी एंड फिनलैंड। तो आपको टॉप 5 कंट्रीज यहाँ पर याद होनी चाहिए। एंड इंडेक्स के हिसाब से देखें तो चाहे 2 कंट्री फर्स्ट नंबर पर है और 3 कंट्री सेकंड नंबर पर है, लेकिन इसकी रैंकिंग क्या है, जापान, देन सिंगापुर, देन साउथ कोरिया, देन जर्मनी, देन फिनलैंड। ठीक है, तो जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी है अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बंद कर दी है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ऐसे ही इंडेक्स बनाता है कि किस कंट्री के लोगों को कितने देशों के अंदर यहाँ पर जाने की इजाज़त है, चाहे वो वीज़ा ऑन अराइवल हो, चाहे वो ई वीज़ा हो, चाहे वो फ्री के अंदर हो, मतलब बिना किसी वीज़ा के भी आप किसी कंट्री को यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो जापान और सिंगापुर ने उस जो इंडेक्स है उसके अंदर यहाँ पर टॉप किया था, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा इंडिया की जो रैंकिंग थी वो क्या थी, 79 पोजीशन पे था इंडिया। तो इंडिया ने यहाँ पर 81 जो इसकी रैंकिंग थी उससे यहाँ पर जंप किया था। एंड चाइना किस नंबर पर है, चाइना 69 नंबर पर है यहाँ पर। और हमारा जो नेबर है पाकिस्तान वो 104 नंबर पर है। एंड इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम 6 नंबर पर है और यूएस भी यहाँ पर 6 नंबर पर है। एंड सबसे लास्ट में कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे लास्ट के अंदर है अफगानिस्तान, जिसके अंदर लगभग 25 देशों के अंदर वहाँ के लोगों को यहाँ पर एंट्री है। वहीं पे अगर हम जापान और सिंगापुर को देखें तो लगभग 190 कंट्रीज़ के अंदर उनके जो देश के लोग हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसे ही इंडेक्स देखी जाती है कि आपका पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। पासपोर्ट हर कंट्री का अलग होता है। देन आपको जिस कंट्री के अंदर जाना होता है वहाँ का वीज़ा आपको लेना पड़ता है। तो आपका पासपोर्ट जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतने ही आपका मतलब आपकी जो पॉलिसीज़ है, आपकी जो डिप्लोमेसी है वो कितनी अच्छी यहाँ पर चल रही है, तो वो उससे वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एंड जापान पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर टॉप पे बना हुआ है। एंड ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा दी जाती है, तो हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स, ये आपको पता लगी गया है। एंड इसके अलावा ये कब स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, तो ये स्टार्ट हुई थी यहाँ पर 2006 के अंदर ये यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मैंने अभी आपको जैसे बताया नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड जो स्लोगन था 25 जनवरी को यहाँ पर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे यहाँ पर एमओयू साइन किया है। एमओयू साइन किसके साथ किया है, तो हमारा जो नेबर कंट्री है भूटान उसके साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है। तो किस लिए साइन किया है, कि फॉर मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर इलेक्शन ऐसे त्यौहार की तरह यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पर इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है, फिर भी इलेक्शन कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाते हैं एंड कितनी आसानी से यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र हो जाता है। वरना जैसे हम अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर पावर ट्रांसफ़र इतनी आसानी से नहीं होता है। वहाँ पर जो लीडर है वो लगभग 10-10 साल 15-15 साल तक वहाँ पर जो सीट है उसको छोड़ता नहीं है।
कुछ भी हो जाता है, वहाँ पर कोई भी तख्ता पलट कर देता है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतनी पावरफुल पॉलिटिक्स होने के बाद भी हमारे यहाँ पर जो पावर है वो ईजिली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस अब सत्ता से बाहर ही नहीं निकलेगी, या बीजेपी हार गई तो बीजेपी नहीं निकलेगी। तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी को एक पूरा जो महत्व है वो वहाँ पर दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भूटान से यहाँ पर एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत ये भूटान के अंदर भी जो इलेक्शन होते हैं उसको इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल यहाँ पर बनाने में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो हमारी वहाँ पर मदद करेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत पर्व से रिलेटेड। तो भारत पर्व क्या होता है? ये 5 डे का एक फेस्टिवल होता है जो कि 2016 से स्टार्ट किया गया था, एंड 2019 के अंदर जो इसका एडिशन था वो कौन सा एडिशन था? इसका 4th एडिशन था। एंड जैसे कि भारत पर्व आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब भारत का यहाँ पर बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, जो भी पेंटिंग्स वगैरह हैं, स्कल्पचर है, इसके अलावा जो हेरिटेज है हमारी इंडिया की, तो वो सब यहाँ पे शोकेस की जाती है। डिजिटल एक प्रोग्राम होता है, एंड ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये जो प्रोग्राम है ये जो हर साल यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। एंड कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2016 से ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। और 2019 का जो प्रोग्राम था उसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग महात्मा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर थीम थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ पर बना रहे थे 2019 के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एंड 2022 के अंदर हम हमारे जो देश की आज़ादी की 75th एनिवर्सरी यहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड पे भी, एंड बहुत सारे स्टेटमेंट देखे ही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से यहाँ पर सही है, कितने दिन का फेस्टिवल होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अलावा कौन कौन सी इसकी यहाँ पर थीम रही है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। एंड ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये रेड फोर्ट पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मैकेडोनिया से रिलेटेड। तो मैकेडोनिया कौन है? एक ग्रीस कंट्री है। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री का नाम यहाँ पर चेंज किया गया है। तो मैकेडोनिया एक ग्रीस कंट्री है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आपको बन जाता है। एंड इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान होना चाहिए। लास्ट न्यूज़ है हमारे पास INS कोहासा से रिलेटेड। तो INS कोहासा यहाँ पर क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि INS कोहासा को यहाँ पर न्यू नेवल एयर बेस यहाँ पर बना लिया गया था डिगलीपुर के अंदर। एंड ये कहाँ पर जो लोकेटेड है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर लोकेटेड है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर कि ये 10 डिग्री जो चैनल है उसके द्वारा यहाँ पर सेपरेट किए जाते हैं। एंड जो इसका नाम रखा गया है INS कोहासा, ठीक है, तो ये किसके नाम पर रखा गया है? तो वाइट बेलिड जो सी ईगल होता है जो वहाँ का लार्जेस्ट प्रे है, एंड ये जो बर्ड है ये ओनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर यहाँ पर मिलता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो इसका नाम था वो INS कोहासा यहाँ पर रखा गया है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था तमिलनाडु एंड गुजरात के अंदर भी जो न्यू नेवल स्क्वाड्रन है वो वहाँ पर बनाए गए थे। तो इंडिया की ऑल द राउंड 360 डिग्री जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पर जो कदम है ये यहाँ पर उठाया गया था। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा चैनल को जैसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेसन अच्छा नहीं लगा है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को डिसलाइक कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो के अंदर क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि उसको हम आगे इम्प्रूव कर सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।